वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही? वॉइस क्लियर है? क्लियर। ठीक ठीक ठीक। आज आप लोगों की अग्नि परीक्षा भी है, कल परीक्षा भी है ना? तो आज सबसे पहले हम लोगों का जो टॉपिक है, वो पता ही होगा कि आज हम लोगों का कन्फेशन चलना है। क्या चलना है? कन्फेशन। इस कन्फेशन में आपको पढ़ना क्या क्या है? सबसे पहली चीज तो ये है इसमें कि इसमें कन्फेशन और एडमिशन में जो दोनों में डिफरेंस होते हैं, एडमिशन और कन्फेशन में, है ना? स्वीकृति और संस्वीकृति में अंतर पहले पढ़ना है। फिर उसके बाद इसकी डिफिनेशन देखना है। मतलब उसके बाद इन द सेंस की ये जो चीजें हमको देखनी है, डिफिनेशन देखना है। फिर उस डिफिनेशन के अंतर्गत जो डिस्प्यूटेड है, डिफिनेशन किसकी है? स्टीफन की है। किस बुक बुक कौन सी है उनकी, स्टीफन की? याद है कि भूल गए? आ भूल गए? डाइजेस्ट करके है कुछ, डाइजेस्ट ऑफ द लॉ ऑफ एविडेंस, है ना? तो इसमें डिफिनेशन जो उन्होंने दिया था, उस पे कुछ लोगों को आपत्ति थी। तो वो कौन से लोग थे और फिर उन्होंने क्या माना, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरी बात यह है कि इसमें तीन टर्म्स यूज किए गए हैं। एक इनकल्पेटरी, एक्सकल्पेटरी और जुडिशियल कन्फेशन। तो इसी का एक्स्ट्रा भी होता है, जुडिशियल कन्फेशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। यानी ये चार चीजें ये हमको देखनी है। डिफिनेशन देखना है, फिर इसके बाद अंतर देखना है। अंतर देखने के बाद हम लोग क्या देखेंगे पता है? इन सब को देखने के बाद जो सबसे पहले देखेंगे, जहां से इसका सारा कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, वो है केस लॉज। ठीक है? तो केस लॉज के माध्यम से पढ़ा जाए या डिफिनेशन के माध्यम से पढ़ा जाए? पहले डिफिनेशन के माध्यम से पढ़ेंगे तो भी अच्छा रहेगा, और डिफिनेशन केस लॉज के माध्यम से पढ़ेंगे तो भी अच्छा रहेगा। दोनों में द चिट भी तेरी और पढ़ भी तेरी, है ना? तो यहाँ पे हम लोग सब लोग तो आ ही गए करीब करीब, जिनको आना था, है ना? बाकी तो ऑनलाइन जुड़ ही गए होंगे आज। सबसे पहले जब हम लोग सेक्शन 15 पढ़े थे, एडमिशन, तो उसमें एक शब्द इन्फ्रेंस वर्ड यूज हुआ था। इन्फ्रेंस वर्ड मतलब समझ रहे हो ना, अनुमान लगाना। तो इसमें स्टीफन महोदय ने कुछ बातें कही थी।
यानी उन्होंने, गुड मॉर्निंग, उसमें उन्होंने ये कहा था कि कोई भी एडमिशन जो होता है वो किसका होता है, विवादक का होगा या सुसंगत का होगा। और उसमें भी उस व्यक्ति के द्वारा जो उसको करता है, और फिर उसमें कहता है कि या तो वो स्पष्ट रूप से बोल दे, या तो फिर कुछ ऐसा बोले कि जिससे हम कुछ अंदाजा लगा लें, अनुमान लगा लें। तो बोला सिविल में तो चल जाता भाई, और क्रिमिनल में भी वही चीज है। तो स्टीफन ने उसको कुछ डिफरेंट, तो उसमें ये कहा गया कि अगर कोई ऐसी स्वीकृति जो दीवानी कार्रवाइयों के संदर्भ में, पहले हिंदी में बोलते फिर इंग्लिश में, की जाती है तो इसे स्वीकृति कहते हैं। और ये ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जिस पर किसी अपराध का आरोप हो तो उसे, यानी अगर सिविल में किया जाए और तो उसको क्या कहते हैं, स्वीकृति कहते हैं, एडमिशन कहते हैं। और अगर वो आपराधिक मामलों में किया जाए तो उसको संस्कृति कहते हैं। ये आपका एक केस था, साहू बनाम स्टेट ऑफ यूपी, 1966 में इस बात को कहा गया था। फिर उसमें यह है कि संस्कृति ऐसी स्वीकृति को कहते हैं जो किसी ऐसे व्यक्ति ने की है जिस पर किसी अपराध का आरोप है, और जो किसी विवादक या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करती है, जो अनुमान उसका कथन इंगित करे वो कम से कम ये होना चाहिए कि उसने अपराध किया है। ये तो आपके सेक्शन 15 जो पुराना 17 था उसके रेफरेंस में ये बात सही है। फिर यहाँ पे डाइजेस्ट ऑफ द लॉ ऑफ एविडेंस में जस्टिन सॉरी स्टीफन ने, उन्होंने कहा कि संस्कृति ऐसी स्वीकृति को कहते हैं जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई है जिस पर किसी अपराध का आरोप है, और जो प्रकट करती है कि या अनुमान इंगित करती है कि उसने अपराध किया है। ये दो बातें हो गई, यानी कि उसके ऊपर आरोप है, या उससे ये प्रकट होता है या ये अनुमान लगता है कि उसने अपराध किया। अब इस तरह में तो हर एक व्यक्ति को हम दोषी करार दे देंगे। जैसे हमने कहा कि जिस चाकू से हत्या हुई वो चाकू मेरे पास था और मेरे कब्जे में है, तो क्या हम हत्यारे हो सकते हैं? क्या ये संस्कृति हो सकती है, कन्फेशन हो सकता है? इसी बात को लेके विवाद हो गया था। तो फिर उसमें मैं इन शॉर्ट में बता देता हूँ, फिर अभी डिटेल करते हैं। फिर इन शॉर्ट में ये हुआ था कि ये कहा गया कि भाई जो कहते नहीं कि साफ साफ बोलो यार, ये बात दोहरे मापदंड वाली सही नहीं है, बोलो तो बिल्कुल साफ बोलो, है ना। ये संदिग्ध भाषा मत बोलो। बोलते हो ना आप लोग भी, जब आपको बातें नहीं, जैसे कोई घुमाता रहता है कोई व्यक्ति किसी को, तो इसमें भी वही है कि आप बिल्कुल या तो बोलिए कि हाँ मैंने ही मर्डर किया है, ठीक। अब आप कहानी बता रहे हो कि साहब मैं जा रहा था, दो लोग लड़ रहे थे, लड़ने में उसमें से एक ने एक को मार दिया, और जिसके मारने के कारण उस चाकू से उसने उसको गोदा, उसकी छींट मेरे ऊपर आ गई। फिर मैं कपड़े धुल रहा था, और कपड़े धुलते वक्त मुझे कुछ लोगों ने देख लिया और उन्होंने पकड़ के मुझको हाजिर कर दिया। तो कहानी बना रहे हैं, तो क्या वो कन्फेशन हो जाएगा? तो कहने का मतलब इसमें कई तरह की बातों, यानी कहने का मतलब या तो साफ साफ बोल दो, या तो इतना कुछ बता दो कि जिससे हम आपको समझ लें कि आपने ही इस बात को किया है। तो यहाँ पे इसी बात को लेकर डिस्प्यूट हो गया। तो अब यहाँ पे जब डिस्प्यूट हुआ तो इसको अब हम लोग, डेफिनेशन तो आपने समझ लिया,
कि भाई या तो आप साफ साफ बोलिए या तो कुछ इतना बोलिए कि आपके बातें पकड़ में आ जाए। अब ये मत बोलिए कि एक बात आप स्वीकार कर रहे हो, एक बात इनकार कर रहे हो। यानी एक बार कह रहे हो कि हाँ हमने किया है, अगली बार कह रहे हो हमने नहीं किया है। अभी रिट्रैक्टेड कन्फेशन में भी हम लोग आएंगे, फिर बाद में जाके कह रहे हो नहीं हमने नहीं किया है। या कुछ ऐसा बता रहे हो जिसमें एक पार्ट में तो ऐसा लग रहा है कि आपने ही किया है, दूसरे पार्ट में लग रहा है कि आपने किया ही नहीं है। तो स्टीफन का ये मामला था कि अगर अनुमान लगाएंगे या कुछ ऐसे तथ्य प्रकट हो गए और उनको हमने मान लिया तो ये बंदा तो फंस जाएगा। तो इसीलिए इनकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी वर्ड यूज किए गए हैं। यानी कि अगर कोई भी फैक्ट आपको फंसाने वाला है और उसी स्टेटमेंट में कोई फैक्ट ऐसा है जो आपको बचाने वाला है, तो इनकल्पेटरी यानी कि आपको फंसाने वाला, एक्सकल्पेटरी जो आपको बचाने वाला। यानी एक ही बात में कहते हैं मुगहम में डाल दिया, यानी कि दुविधा में डाल दिया हमको कि यार अब इसको हम क्या करें, सजा दें कि छोड़ें। तो वहां पे पहले ये था कि अगर फंसाने वाले तथ्यों से बंदा फंस रहा है तो फंसा के फांसी पे लटका दो। फिर आगे चल के कहा कि नहीं, अगर बचाने वाले से वो बच रहा तो उसको बचा के छोड़ दो। डिस्प्यूट हो गया इसी बात पे लेके। फिर अंत में ये हुआ कि नहीं, जूरी के पास आप पूरा भेज दीजिए, जितने भी स्टेटमेंट जूरी के पास भेज दीजिए, वो हर एक स्टेटमेंट का वेट करेगा और जिस वेट से बंदा फंस रहा उसको फंसा दो। बात समझ गया कि नहीं समझ गया? अल्टीमेटली शॉर्ट में कहना क्या चाह रहा है कि आपकी के द्वारा किया गया स्टेटमेंट अगर पूरी तरह से आपको फंसाने वाला है तो फिर तो कोई नहीं बचा सकता। लेकिन उसी में अगर आधा बचाने वाला है आधा फंसाने वाला है, तो बचाने वाले से आपको बचा दिया जाए, फंसाने वाले को छोड़ दिया जाए, या फंसाने वाले से आपको फंसा दिया जाए, छोड़ने वाले को त्याग दिया जाए। तो कुछ केसों में ऐसा चला, फिर बाद में कहा नहीं, ओवरऑल पूरे स्टेटमेंट को देखना चाहिए और फिर उसका वजन करना चाहिए। जैसे होता ना कि 2/3 और 3/4, अब इसमें 2/3 बड़ा होगा, 3/4 बड़ा होगा, है ना? 4/4 दोनों में है, एक अब सिर्फ 2 का अंतर और 3 का अंतर, एक ही का तो अंतर है। इस तरह से करके इसको फिर अभी देखते। अब आइए यहाँ पे, अब आपका जो मैंने कहा कि अग्नि परीक्षा है पहले यहाँ की, तो वो ये है कि आपको इस पूरे टॉपिक में, यानी कन्फेशन के पूरे टॉपिक में जो केस लॉज पढ़ने और जिनके माध्यम से आपको इसको समझना। पहली लाइन तो आपने समझ लिया, क्या समझ लिया? पहली लाइन तो ये समझ लिया कि जो भी कन्फेशन स्टेटमेंट होगा उसमें या तो पूरे स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हम डिसीजन देंगे, निकालेंगे कि फंस रहा है या छूट रहा है, ठीक। लेकिन अगर सिर्फ फंसाने वाले से हमने फंसा दिया और छोड़ने वाले पे हमने विचार नहीं किया तो वो भी अनर्थ हो जा रहा। या हमने छोड़ने वाले पे विचार कर लिया, फंसाने वाले पे नहीं किया तो भी अनर्थ हो जा रहा। तो कहने का मतलब फिर किया क्या जाए, तो ये होगा भैया पूरा उन्हीं के सामने भेज दो, जो उनको लेना हो जो वो ले ले। जैसे कभी कभी कुछ चीजें होती है, अभी इसका एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो आपके घर में आम आया, मैंगो, आपके नाना ने भेजा या आपके मामा ने भेजा कि जाके वहां पे दे देना हमारी बहन के यहाँ। अब उनकी 2-3 बहनें उसी मोहल्ले में रहती है। तो अब वहां पे जब दूसरी मौसी के यहाँ आप लेके गए तो दूसरी वाली तो कुछ नहीं, तीसरी वाली के यहाँ जब दे के आया तो शाम में मैसेज क्या आता है कि अरे वो बड़े छोटे छोटे आम इस बार भेजे थे, अच्छे नहीं हुए थे क्या? क्या नहीं नहीं, सब तो थे उसमें, छोटे बड़े सब थे। तो उसने कह दिया मौसी ने कि अरे यहाँ तो सब छोटे छोटे आम आए। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि बड़ी वाली मौसी ने बड़े बड़े निकाल लिए और छोटे छोटे भेज दिए। बात समझ रहे हैं? तो जो फंसाने वाले हैं वो स्वीकार ले लिए, और जो भेज दिए, और जो छुड़ाने वाले वो ले लिए। तो कहने का मतलब इसी तरह स्टेटमेंट में अब ये क्या, अब मौसी को गुस्सा आ गया बड़ी वाली को, उन्होंने कहा कि ऐसा है, ये पूरा आम ले जाके दिया उनको, अब बोल दो कि जो इसमें से छाटना हो तुम छाट लो। तो अंत में यही हुआ था इस केस में भी, कि अंत में ये हुआ कि भाई जूरी को आप सब भेज दीजिए, आप मत छाटिए, आप मत छाटिए, आप जूरी को भेज दीजिए, उसको जो करना होगा करेगा। वही हिसाब हुआ कि सब भेज दो, उन्हीं को पहले कह दो ले लो, जो तुमको लेना हो ले लो, बाकी सब भेज दो फिर वापस।
बात समझे कि नहीं समझे? तो ये कन्फेशन। अब कन्फेशन किस कब होता है? एडमिशन, कन्फेशन। अगर अंतर पड़ा होगा तो समझ में आ जाएगा, नहीं है पड़ा तो फिर भी समझ लेना कि एडमिशन जो होता है, एडमिशन प्रवेश, जिसको हम लोग हिंदी भाषा में प्रवेश बोलते हैं, यानी हमारी स्वीकृति हो गई है, हमारा एडमिशन हो गया है, हमारी स्वीकृति, हमारे वचनों को स्वीकार कर लिया गया है, ठीक है। तो अब जब आपके वचन को स्वीकार कर लिया गया, तो आप, तो ये मामले जो होते हैं 15, 16, 17, 18, 19 के संदर्भ में होता है, कुछ उसमें एक्सेप्शन भी होते हैं, और मैंने कि आपके अगेंस्ट ही होगा, अगेंस्ट ये भी होता है आपके, लेकिन कुछ परिस्थितियों में उसमें तो आपके पक्ष में भी हो सकता है सिविल में, लेकिन इस समय कभी भी आपके पक्ष में नहीं होगा, हमेशा ये आपके अगेंस्ट ही होगा कन्फेशन। जी आपने स्वीकार कर लिया कि साहब मैंने ही अपराध किया है, तब तो अब आपको सजा होनी ही होनी। तो यानी कहने का मतलब कि स्वीकृति जो है वो आपके सिविल मामलों में होती है, और कन्फेशन जो होता है वो क्रिमिनल मामलों में होता है। और इसकी कन्फेशन की डिफिनेशन कहीं पर भी नहीं दी गई है, जस्टिस सॉरी स्टीफन के अलावा। स्टीफन कौन थे? वो 15 को लिखने वाले, यानी 17 को लिखने वाले में 17 सेक्शन पुराना है, 15 नया है, ठीक है। तो 17 को लिखने वाले स्टीफन ही थे, है ना? और कोई दूसरा था? कौन था? इंडियन एविडेंस एक्ट, यही तो थे। हाँ? तो कहने का मतलब, बात समझ में आ गई? इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे घुमा दिया। अब उसके बाद देखिए, अब आइए, हाँ हम लोग आ रहे हैं अब केस लॉस पे आ रहे हैं। इसमें आपको कम से कम पहला केस लॉज आपको है, इसको सुमेलित भी करना है आपको, यहीं पे कर लीजिएगा। पाकला नारायण स्वामी बनाम इम्परर। हाँ, हनुमंत का कौन सा है? महाराष्ट्र है? नहीं नहीं, स्टेट ऑफ एमपी होगा। हम्म। बाल मुकुंद बनाम एम्परर हो गया। आर बनाम मैकग्रेगर। स्टोरी का केस है ना, आर बनाम स्टोरी। एक कई स्टेट में होते इसके लिए केस, और राज वर्सेस स्टेट, कई राज्य इसमें मिले थे। और लास्ट केस है ए नगेशिया बनाम स्टेट ऑफ बिहार। हैं बहुत से केस।
चलिए, अब अगर किसी को याद हो तो इसमें से किसी को अगर याद हो तो इसका ईयर भर सकते हो? ईयर किसी को याद है? सुमेलित कर सकते हो? ईयर भर सकते हो? कोशिश करो। ये दिमाग में देखो, ये ना कि हमें याद नहीं होता, ऐसा नहीं है, सबको याद होता है, बस प्रयास नहीं करते हो आप लोग। समस्या इस बात की है। अब अगर पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर कब का हो सकता है, ये तो याद होना चाहिए। 1930। पलविंदर कौर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, फिर हनुमंत वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी 1952। है बाल मुकुंद बनाम एम्परर, बाल मुकुंद बनाम एम्परर, आर वर्सेज मैकग्रेगर। मैकग्रेगर का 1900, देखो आप लोग देख लो जरा, 1968 है क्या 1968 है ना? फिर आर बनाम स्टोरी का 1968। अब तो बेटा फंस जाओगे। निशिकांत झा बनाम बिहार राज्य का 1959। केशव राज वर्सेज स्टेट 1966, 1978, 1978। एन नगेशिया बनाम बिहार 1970, 1976। अब एक साहू वाला केस बताया था, वो भी 1966 का है। साहू बनाम स्टेट ऑफ यूपी है, 1966 लिखा है। हाँ हो सकता है 19 नगेशिया। चलो कर लो इसको 1966 अगर। हाँ 1966 ही होगा। चलिए अब बताइए, अब इसको सुमेलित करना है, कम से कम 4 इसमें मैच करिएगा, 4 केस, 4 केस मैच करना है इसमें आपको। 4 4 8 9 केस है, तो 2 ग्रुप में बांट लीजिए, मैच हो जाएगा। है 1966 का। हम्म। हो गया, चलिए आइए। पहला, पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर में कन्फेशन को लेके क्या बातें हुई थी? प्रीवी काउंसिल ने इसमें किस बात को स्वीकार नहीं किया? यानी इसमें उन्होंने स्टीफन की डेफिनेशन को स्वीकार। लॉर्ड एटकिन इसके जज थे, लॉर्ड एटकिन इसके जज थे। उन्होंने ये कहा कि अ कन्फेशन मस्ट इधर एडमिट, अ कन्फेशन मस्ट इधर एडमिट इन टर्म द ऑफेंस or at any substantial all the facts which constitute the offense. An admission of a gravely incrimination fact, even a conclusively incrimination fact, is not in itself a confession. यानी उनका कहना ये था कि संस्कृति ऐसी होनी चाहिए जिससे या तो अपराध को दोषपूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया गया हो, ठीक, हमें जो मैंने कहा था, और या कम से कम अपराध से संबंधित करीब करीब तथ्य स्वीकार कर लिए गए हो। किसी
एक ऐसे तथ्य को स्वीकार करना जो गंभीर रूप से और चाहे निश्चयात्मक रूप से अपराध में फंसाने वाला हो, वो इतने से ही संस्कृति नहीं हो जाती। ठीक है, यानी कि अगर एक कोई लाइन ऐसी है जो आपको अपराध में फंसा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने कन्फेशन कर लिया और आपको सजा दे दी जाए। तो उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति का ये कहना है कि वो उस चाकू या रिवॉल्वर का स्वामी है और वो उसके कब्जे में भी है जिससे कि हत्या की गई है, क्या ये संस्कृति होगी? ये संस्कृति नहीं है। कोई परिभाषा ऐसी दी ही नहीं गई है संस्कृति में कि उसको मान लिया जाए। अब उसके कल्पेटरी पार्ट को यानी दोषिता को स्वेच्छा ये मान लेना ही संस्कृति है, किंतु जब संस्कृति में दोषिता को इनकल्पेटरी को वास्तव में स्वीकार कर लेने में कुछ कमी है, तो भी उसे उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसने उसे किया है स्वीकृति के रूप में धारा 19 में प्रयोग किया जा सकता है। यानी अगर कुछ पार्ट उसका इनकल्पेटरी यानी कि दोष सिद्ध भी कर रहा है कहीं पे, कुछ पार्ट पूरा नहीं, तो उसको धारा 19 में प्रयोग किया जा सकता है यानी स्वीकृति के रूप में। और इससे यह कमी नहीं पाई जाएगी कि उसे किसी पुलिस अधिकारी या किसी अथॉरिटेटिव पर्सन ने यानी प्राधिकारवान व्यक्ति से किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि धन प्राप्तकर्ता के रूप में व्यक्तियों के नामों का उल्लेख करते हुए किसी व्यक्ति की डायरी में अगर कोई बात लिखी गई है तो ये उसके विरुद्ध सुसंगत नहीं होती, किंतु जहां तक कुछ भाइयों के जो भाई बंधु थे ना, बिजनेसमैन थे, उनके संदर्भ में ये प्रविष्टियां उनके बीच में संस्कृति के रूप में धारा 16 के अधीन उस अभिकर्ता के कथनों के रूप में सुसंगत होंगी जिसे संदाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया था। ये तो कहानी की बात है, देखिएगा आप। यानी यहाँ पे जो कहा गया वो ये कहा गया कि वन practical effect of this difference between the definition of an admission and a confession, यानी यहाँ पे तीनों जगह समस्याएं हैं। यानी कि डिफिनेशन में भी समस्या है स्टीफन की, सेक्शन जो पुरानी 17 नई 15 है, और ये जो कन्फेशन है, तो कन्फेशन का तो कहीं डिफाइन नहीं है, क्योंकि जो एडमिशन है वही कन्फेशन होता है और जो कन्फेशन होता है वो एडमिशन नहीं होता। बस वो एडमिशन एडमिशन हो जाए, वो जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कन्फेशन है वो क्रिमिनल मामलों के लिए है, यानी आपराधिक मामलों के लिए, और एडमिशन जो है वो सिविल मामलों के लिए। तो वहां पे उन्होंने सिविल मामलों में पूरी पूरी बातें कह दी। तो वहां पे दो चीजें आपको डिफरेंट कर रही हैं। वहां पे एक तो अनुमान इंगित करना किसी के बारे में, तो अब आपराधिक मामलों में ये होता है कि अगर आपने अनुमान लगा लिया, जैसे मान लो जैसे प्रॉब्लम आई थी ना, कि जैसे भी कहा कि वो दो लोग आपस में लड़ रहे थे और वो छुरेबाजी कर डाले, चाकूबाजी कर डाले, और उसके खून की छींटें मेरे ऊपर पड़ गई, मेरे कपड़े में आ गई। अब वो तो भाग गए, जो उन्होंने किया था, जो आपस में मारपीट की, वो तो चले गए, फंस गए हम। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए कि ट्रेनों पे कभी हादसा हो जाता है, तो जो जहां पे हादसा हुआ उसी के बगल में आप बैठे थे, आपने सारा प्रकरण देखा, लेकिन अपने कपड़ों पे आपने नहीं देखा। अब आपके कपड़ों पे खून की छींट लग गई कहीं से। अब जहां पे घटना घटी उनको उसी स्टेशन पे उतार लिया गया जिनसे मारपीट हुई, आपका तो कोई रोल नहीं था, आप तो बैठे थे चुपचाप। अब जीआरपी ने फोन किया कि फला फला नंबर पे ऐसी ऐसी घटना हो गई, तो सारे उस पे स्टेशन पे हो जाती है, सारे लोग अलर्ट हो जाते हैं। तो अब जहां पे हुई थी वहां पे तो उन लोगों को उतार लिया गया। अब आप जब अगले स्टेशन अपने पे उतरे तो आपको
पकड़ लिया पुलिस ने। अब वो बेचारा देख रहा है, अरे तो लगता है उसको मारा था वही है इसको। तो अब उससे पूरी कहानी सुनी जाएगी, कैसे खून लगा, अब वो पूरी कहानी बताएगा। तो अब ये शक कर लेना कि कहीं ये भी तो नहीं इन्वॉल्व था। ने उसके मामलों से साहब, हाँ मेरे सामने हुआ था, एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को चाकू से मारा था, मैं वहीं पे बैठा हुआ था, मेरे सामने की बात है। तो अब फिर उसने कहा कि तुम्हारे जानने वाला तो नहीं था। बोला साहब उसमें एक जानने वाला था मेरे। अब शक की, ये भी वहीं पे था, जानने वाला भी था, तो तुम बैठे कैसे रहे सुकून से, कहीं ऐसा तो नहीं षड्यंत्र में शामिल रहे हो। एक अनुमान, तो अनुमान के आधार पे आप कुछ भी कर सकते हो, किसी को भी फंसा सकते हो, सोनम वांगचुक को भी फंसा सकते हो। फंस गया ना, चले गए। अब तमाम क्लू निकल के आ रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं निकल रहा था, तमाम निकल रहे थे। इसी तरह एक इवेंट हुआ था, सुना होगा आपने उसको, गुजरात का कोई पटेल था ना, एक नेता बन रहा था, मतलब वो बीजेपी के अगेंस्ट में पूरे पटेल वर्ग को इकट्ठा कर रहा था। हार्दिक पटेल। उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझको। उसके ऊपर 20 मुकदमे लग गए, यानी यहाँ से उसका यानी कि आतंकवादियों तक से उसका संबंध फिट कर दिया। बाद में उसने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, सब कुछ साफ हो गया। कहने का मतलब यहाँ पे जो सीन है वो ये है। तो जो ने कहा सोनम वांगचुक की तरह, अब उन्होंने थे संबंध नहीं थे, क्या था क्या नहीं था। अब एक प्राधिकारवान व्यक्ति बोल दे कि हाँ साहब कुछ मिले हैं, अब कुछ मिले हैं, क्या मिले हैं वो नहीं बता रहा, तो अब हर आदमी तो मान लेगा कि हाँ यार कुछ तो था, तभी तो ऐसा हुआ है। बात बात समझ रहे कि नहीं समझ। तो अब फंसने भर के लिए तो उनके लिए पर्याप्त हो गए, या उन्होंने कभी किसी पाकिस्तानी की तारीफ कर दी हो, उस आधार पे उनके रिश्ते खंगाले गए हो, तो पता चला कि लेटरबाजी हुई हो, बातचीत हुई हो, अच्छा तो आप पाकिस्तान के संपर्क में भी थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो जहां पे फंसाने वाले कुछ स्टेटमेंट और कुछ बिल्कुल निराधार स्टेटमेंट है ना, या कुछ आपके तरफ इंगित ही नहीं करते हैं, तो वहां पे हम डिफरेंट अगर अलग अलग करके देखेंगे तो बंदा फंस जाए, बंदा फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि कन्फेशन में बस इतना ही तो है कि हाँ साहब मैंने किया था। कन्फेशन बस इतनी बात तो है, और तो कुछ नहीं है, कोई कहानी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ इतना है कि हाँ मैंने फला हत्या को किया था, बस खत्म था। या फला उसमें, जैसे भी इसमें आएगा, कैसे पकड़ा गया था बंदा, अगले वाले उसमें वही जो खून वाली कहानी बताई थी। तो कहने का मतलब ये है कि या तो पूरी तरह से स्टेटमेंट आपके फिट होने चाहिए, या तो डिनाई होनी चाहिए। दूसरी बात कहता है कि यहाँ पे जो काकला नारायण स्वामी वाले में, उसमें इस हिस्ट्री दिया हुआ है क्या? कोई कहानी इसमें दी है कोई? है कोई हिस्ट्री दी कि नहीं दी इसमें? हाँ। हाँ, क्या दिया है उसमें? कहानी। कहानी नहीं पढ़ते आप लोग? कभी कभी पढ़ लिया करो, जो बहुत लीडिंग केस रहा करे ना, तो उनकी पढ़ भी लिया करो।
चलिए आगे आइए। हम्म। उधार किसी को दिया था, उधार लेने के लिए जाता, वो अपनी पत्नी को बता के जाता है ना, वो वाली कहानी। चलिए आगे आइए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर किसी अभियुक्त के द्वारा दिया गया ऐसा कथन जो सीआरपीसी की धारा 164 और वर्तमान में कौन सी है, बीएनएसएस 184 के अंतर्गत किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने लेखबद्ध किया है, वो संस्कृति है या नहीं है, ये जानने का तरीका कथनों को टुकड़ों टुकड़ों में करके देखने का नहीं है। वही बात जो मैंने कहा कि स्टेटमेंट को हम, वैसे मान लो आज उसने कुछ ऐसी बातें बोली जिससे लग रहा है कि ये बंदा अपराधी है, कल के वही दूसरी बात। जैसे कभी कभी नाटकों में आप लोग देखते हो ना, तो नाटक में आज तक जो है वो सास दोषी नजर आ रही है। नहीं, आज तक के सीरियल में, नहीं आज तक जो देखा आपने एपिसोड नंबर 76 तक, उसमें सास दोषी नजर आ रही है। जैसे ही आप 77वां देख रहे हो उसमें बहु दोषी नजर आने लगी। फिर अल्टीमेटली उनकी जो जड़ें हैं वो कहीं और है ना। तो आखिर में पता चलता है कि नहीं, दो सास और बहू के बीच झगड़े की जो असली जड़ थी वो ननन थी, है ना। बात समझ रहे नहीं समझ रहे। तो कहने का मतलब कि टुकड़ों में नहीं देखना चाहिए किसी भी स्टेटमेंट को। मैंने कहा कि टुकड़ों में नहीं देखना चाहिए। जैसे आप ही लोग कभी कभी लिखने में सवाल में आधा सवाल भेजते हो, आधा रख देते हो। अब उस समय आधे का आंसर जो पता ही नहीं चलता कि इसमें होगा क्या। तो जब पूरी बात हो जाती तभी तो बात पता चलती कि अच्छा कहना ये चाह रहा है। तो उसी तरह यहाँ पे भी, यानी कन्फेशन में भी करना चाहिए। और फिर उसके बाद ये कि संपूर्ण कथन को एक बार ये विनिश्चय करना, क्या कथन में कुछ ऐसी स्वीकृतियां हैं जो कथनकर्ता को अपराध के साथ दोषारोपित रूप से जोड़ रही है। यदि ऐसी बात नजर आती है तो कथन संस्कृति है अथवा नहीं। इस मामले में तथ्यों के अनुसार कथन को संस्कृति माना गया। इसमें ये आपका पाकला नारायण स्वामी बनाम, हाँ, यानी कि कन्फेशन इज नॉट टू बी नोन बाय डिसएक्टिंग the statement into different sentences and them to pick out same as not inculpative. The statement must be read as a whole and them only the court should decide whether it's contain admission of the inculpatory involvement or in the offense. If the result of that test is positive, then the statement is confessional, otherwise not. The statement was regarded as a confession. ठीक, यानी कि अगर उस व्यक्ति के कथन से कुछ चीजें हमें नजर आ रही हैं कि वो दोषी है और कुछ में लग रहा है कि नहीं है, तो अब जब हमें कुछ चीज लग रहा है तो अनुमान तो इंगित हो गया। तो पाकला नारायण स्वामी के केस को इसीलिए आगे चल के हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था। पाकला नारायण स्वामी के केस को ही हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अपना अपना गाइडलाइन ले लिया, मैंने कि अपना उसको फादर मान लिया। पलविंदर कौर के केस, वो सॉरी, पाकला नारायण के केस, उसी के आधार पे पलविंदर कौर का केस आ जाता है। तो अब भाई चूंकि प्रीवी काउंसिल ने दिया तो 1952 की बात थी, अभी अभी आजाद हुए थे, अभी उतना दिमाग भी डेवलप नहीं था। तो बोला कि पलविंदर कौर का क्या मसला था, इसको भी समझो जरा। तो यहाँ पे आपको देखो, आपको खुद लगेगा कि मामला कुछ गड़बड़ है। पलविंदर कौर एक मैडम थी, नाम से पता चल रहा, पलविंदर कौर लेडीज एक जेंट्स है। अब इनके हस्बैंड की डेथ हो गई, इन्होंने एक दूसरे व्यक्ति के साथ मिलकर ले जाके उनको, जैसे ड्रम वाला नहीं केस था वैसे था डिक्टो,
ले जाके कुएं में डाल दिया इन्होंने, कुएं में फेंक दिया। अब 2 महीने के बाद जब लाश सड़ गई, निकाली गई, तो किसी तरह का क्लू नहीं मिला कि ये हत्या से हुई थी या कोई एक्सीडेंटल था, या क्या था, नेचुरल थी या एक्सीडेंटल थी, कुछ नहीं पता चला। तो अब उसमें बॉडी में कुछ बचा ही नहीं था। अब पलविंदर कौर के बयान हुए, तो उन्होंने एक कहानी क्या लिखी है कि वो बड़े चित्र के शौकीन थे, फोटोग्राफी के, और फोटो बनाया करते थे, और फोटो बनाने में जो केमिकल यूज होता था उसकी शीशी उनके टेबल पे रखी हुई होती थी। एक दिन वो बीमार हुए, बीमार होने के दौरान उन्होंने दवा लाई, और दवा ला के उसको भी टेबल पे रख दिया, और वो दवा खाने से मर गए। मैं घबरा गई, अपने जानने वाले को बुलाई, ले जाके इनको कुएं में डाल दिया। तो अब इस स्टेटमेंट से आपको क्या लग रहा है बताइए? स्टेटमेंट से कुछ लग रहा है? नॉर्मलिटी लग रही है? अब नॉर्मलिटी लग रही है, स्टेटमेंट से क्या लग रहा है? नॉर्मलिटी तो नहीं लग रही ना। अब उसका दूसरा स्टेटमेंट की वो शौकीन था, ये बात भी सही है। फोटोग्राफ में यूज की जाने वाले केमिकल भी खतरनाक, ये बात भी सही है। मरीज था, मरीज की मर्ज की दवा भी लाया, ये बात भी सही थी। तो खिलाया गया या खुद खाया, समस्या यहाँ पे आ गई। तो अब उसने कहा कि खुद इन्होंने पी लिया है। ठीक है, पी लिया, वो मर गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। आपकी क्या जिम्मेदारी थी? बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हाँ, वही तो अब स्टेटमेंट, भाई उसको ये लग रहा था कि ये तो मर गया, फंस जाएंगे हम। वो बचने के लिए कहा कि गायब कर दो इसको, है। तो अब, तो वो अन्य व्यक्ति जो लापता रहा था, यानी जो साथ में था, मार मूर के चला गया था, इस आरोप का जब विचारण हुआ, अभी हिंदी में बता दो फिर बताता। उसने अपने पति की हत्या की थी, उसके पति का शरीर एक कुएं में मिला, सारी कहानी वही बातें थी। तो शरीर को एक ट्रंक में बंद किया और कुएं में डाल दिया। यहाँ पे भी इस्तेमाल था पहले, ट्रंक में, है। हाँ यहाँ पहले कैसे हो तभी तो, हाँ इसका मतलब वो लॉ का स्टूडेंट तो नहीं था, पता करो, है। लेकिन वो सीमेंट में चुनवा दिया था। इस कथन में कुछ ऐसे भाग थे जो उसे फंसाते थे, और कुछ ऐसे थे जो उसको बिल्कुल बरी करते थे, मतलब कि बिल्कुल लगता नहीं, दोषी नहीं। अगर कोई व्यक्ति दवा की जगह जहर पी ले मर जाए, तो लगता है कि वो दोषी है, उसकी बीवी नहीं ना। जैसे कोई दारू पी के मर जाता है, तो क्या बीवी दोषी होती है क्या? है ना। तो अब यहाँ पे कथन अंशता जो थे वो फंसाने वाले थे, और अंशता जो थे वो स्वीकार कर, ऐसा था कि जो स्वीकार कर लिया जाए तो सब दोषों से वो मुक्त हो जाती है। यानी अंशता फंसाने वाले, अंशता छुड़ाने वाले। अगर हम छुड़ाने वालों को स्वीकार कर लेते तो छूट जाएगी। विचारण न्यायालय ने फंसाने वाले भाग को स्वीकार कर लिया और अन्य कथनों को रद्द कर दिया, और उसे अपने पति को जहर देकर हत्या का दोषी करार दे दिया। उच्चतम न्यायालय ने इस निर्णय को नहीं माना। न्यायालय ने फंसाने वाले भाग को स्वीकार किया, और दोषमुक्त करने वाले अंश को ठुकरा दिया। ऐसा करने में उन्होंने संस्कृति और स्वीकृति के संबंध में एक महत्वपूर्ण नियम को भंग किया है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो वो नियम क्या था? नियम ये है कि कथन को या तो, अभी इंग्लिश वाले रुके रहेंगे, या तो संपूर्ण रूप से स्वीकार करना चाहिए, या संपूर्ण रूप से, न्यायालय को फंसाने वाले अंश को
निरपराध घोषित करने वाले अंश से कहकर अलग करने का अधिकार नहीं है और बाद का अंश विश्वास योग्य भी नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एम्परर बनाम बाल मुकुंद में निर्णय का ब्यौरा दिया। यानी हमारे पास इसके पहले भी एक लीडिंग केस उपलब्ध था। कौन सा लीडिंग केस उपलब्ध था? एम्परर बनाम बाल मुकुंद 1930, ठीक, जिसमें ये कहा गया था कि इसमें दो पहलू थे। पहला मामला ये था कि इस बात का ब्यौरा कि किस तरीके से स्त्री को मारा गया। दूसरा ये था कि किस कारण से ऐसा किया गया। तो प्रथम मामला तो ये कि अगर किसी स्त्री को मारा गया तो वो तो आपको फंसा देगा। किसी को भी आप मारोगे तो आपको क्या करेगा? फंसा देगा। और किस कारण से मारा गया, हो सकता है कि आपको बचा दे। ये बचने वाला भी कारण ये था, आपने इसलिए मार दिया। बात समझ रहे हैं कि अब मारने का क्या किसी को राइट है क्या? नहीं है ना। तो कारण ये हो सकता है कि एक्सीडेंट हो गया हो, इस कारण से मर गई है, विस्फोट हो गया है, गैस फट गई है, कुछ भी हो गया है, मर गई है, कारण ये था। तो कारण वो गैस फट गई, कुछ भी स्टोव फट गया, कुछ भी हुआ तो बच जाएगी, बच जाएगा बंदा। लेकिन भैया आपने मारा क्यों? अगर मसला इस बात का नहीं है कि कारण अगर आप नहीं स्पष्ट कर पाते हो तब तो आप फंस रहे हो ना। तो यहाँ पे दोनों, एक फंसाने वाला स्टेटमेंट है यानी कि जो स्त्री को मारा गया, और दूसरा जो कारण बताया गया उससे लग रहा है कि छूट जाएगी। तो जब न्यायालय के समक्ष ऐसा मामला पेश किया गया तो क्या न्यायालय ऐसा कर सकता है कि अगर फंसाने वाला भाग सही लगे और मुक्ति देने वाला गलत, तो क्या फंसाने वाले को स्वीकार कर ले और शेष को अलग कर दे? इसके उत्तर में पीठ ने यानी कि बेंच ने ये कहा कि अगर कोई अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जो ये बताए कि संस्कृति या निरपराध घोषित करने वाला अंश गलत है, तो न्यायालय ये नहीं कर सकता कि वो फंसाने वाले अंश को तो स्वीकार कर ले और बाकी को अविश्वास योग्य बताकर काट दे। ऐसा नहीं कर सकता। कहने का मतलब कि जो बात कही जा रही है कि साहब यहां से ये बच सकता है, अगर उसका कोई कोरोबोरेटिव एविडेंस दिया जा रहा है कि नहीं साहब ये जो बचाने वाला ये गलत है, तो फिर फंसाने वाले नहीं, पक्का हो गया ना कि ये भी फंसाने वाला पार्ट है और ये भी, यानी जहां से जिस कारण से ये बच रहा था वो कारण भी झूठा हो गया, कोरोबरेट हो गया कि नहीं साहब वो गैस के फटने से नहीं मरी है, गैस के फटने से नहीं मरी है, वो विस्फोट से मरी है। तो अब जो बचने वाला पार्ट था कारण, वो कोरोबरेट हो गया कि विस्फोट से मारी गई महिला। तो अब फंसाने वाले और प्लस ये वाले मिला के क्या हो जाएगा? फंस गए ना, मतलब फंस गए। अब आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप फंसाने वाले को लेके बचाने वाले को छोड़ दिया या बचाने वाले को लेके फंसाने वाले को छोड़ दिया तो गलत हो जाएगा ना। तो क्योंकि हर एक बात में कहीं ना कहीं आपके कुछ पक्ष में जाता है और कुछ विपक्ष में जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि साक्ष्य को उस तरह से खोजा जाता है, सबूत को किस तरह से, जैसे भूसे में छिपे हुए गेहूं को, है ना, उसी तरह से। बात समझ में आई कि नहीं? अभी इंग्लिश वालों बता। अब दूसरा मामला देखिएगा, इसमें बताइएगा क्या होगा। एक अभियुक्त व्यक्ति है, उस समय वो कमरे में था जबकि उसकी पत्नी अपने बच्चों को मार रही थी, यानी बच्चे की हत्या कर रही थी। उसके बाद पत्नी ने आत्महत्या कर ली। तो अब न्यायालय में वो जब गया तो उन्होंने कहा कि साहब मैं उस कमरे में था, जिस कमरे में हत्या हो रही थी उसके बगल वाले कमरे में मैं था, ठीक है। तो अब ये बताओ क्या उसका वहीं पे उपस्थित होना इस बात को मान लिया जाए कि आप अपराधी हो? सिर्फ उपस्थिति मात्र को अगर स्वीकार कर लिया जाए
कि आपकी वहां पे उपस्थिति थी तो आप भी दोषी हो। यानी आपने ये बात कही ना कि आप वहां पे उपस्थित थे, तो आपने तो कन्फेशन कर लिया। आपने तो कन्फेशन कर लिया ना कि हम भी हत्या के समय उपस्थित थे, इसका मतलब आप भी शामिल थे। तो न्यायालय केवल उस अंश को शेष से काटकर स्वीकार नहीं कर सकता कि वो भी वहां पे उपस्थित था और उसके आधार पर उसको वो सजा दे दे। स्वीकार कर लेगा नहीं। अब वो वहां पे उपस्थित था तो उस सर्कमस्टांसेस बताइए ना, क्या कर रहे थे आप वहां पे, आप क्या कर रहे थे? आपको आपका बच्चा मारा जा रहा आपको पता नहीं है, आपकी वाइफ हैंग कर ली आपको पता नहीं है, आप वहीं पे थे। तो क्या हर मामले में पड़ोसी बगल वाले रूम को पता होता है क्या? नहीं पता होता। भाई घर में बहुत से हादसे हो जाते हैं, नहीं पता चलता ना कि क्या हो गया। लोग फांसी लगा के रूम में मर ही तो जाते हैं, हॉस्टल में मर जाते हैं लोग लगा के फांसी। पड़ोसी तक को नहीं पता चलता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बात समझ गए नहीं समझ गए? तो आप खाली इतना कह देना कि मैं साहब वहां पे था, तो क्या आपको मान लिया जाए, आपको सजा दे दी जाए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंग्लिश में देखिएगा इसको। पलविंदर कौर was on trial for the murder of her husband, along with another who all the time remained absconding. The husband's body was decomposed. The post-mortem could not even, oh, sorry, the body was recovered from a well after he had already suffered from about 2 months. Decomposition, decompose मतलब समझ रहे हो? The post-mortem could not even reveal whether death was due to poison or what. नहीं कंफर्म हो पाया कि जहर से मौत हुई है या किसी अन्य कारण से। ठीक है। इन हर स्टेटमेंट टू द कोर्ट द एक्यूज सेड दैट हर हस्बैंड, a hobbyist photographer, used to keep handy photo developing material which a quick poisons, that on the occasion he was ill and she brought him some medicines, that the fial of medicine happened to take kept nearby the liquid developer, and the husband while going for the medicine by mistaken swallowed the developer. Hello, good morning. हाँ प्लस, and that she got afraid, डर गई, and while the help of absconding accused packed the body in a trunk and disposed it off into the well. डिस्पोज, फेंक आई डर के मारे। तो अब किसी भी प्रज्ञावान व्यक्ति क्या समझ में आएगा? अरेंज मैरिज हो तो ड्रम में जाओ, और लव मैरिज हो तो हनीमून पे जाओ, है? तो कहीं पे भी आदमी बचता नहीं है आज के जमाने में। अगर उसकी आ गई है तो वो घेर के आएगी, है ना? अगर उसकी आ गई है तो घेर के आएगी, बचेगा नहीं वो, है ना? तो आजकल बड़ा मसला हो गया है। द स्टेटमेंट दस कंसिस्ट्स द पार्टली गिल्टी एंड पार्टली इनोसेंट रिमार्क्स। पार्टली क्या लग रहा है? गिल्टी लग रहा है। पार्टली क्या लग रहा है? इनोसेंट लग रही है। इट वॉज पार्टली इनकल्पेटरी इन द सेंस, इनकल्पेटरी समझ गए ना आप? इनकल्पेटरी एक्सकल्पेटरी शब्द समझ गए कि नहीं समझ गए? कभी कभी मेंस में आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकल्पेटरी एंड एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट? ठीक है। तो इनकल्पेटरी मतलब फंसाने वाला, एक्सकल्पेटरी मतलब छुड़ाने वाला। ठीक है।
ये स्टेटमेंट होते हैं। इन द सेंस दैट इट कन्फेस्ड to something wrong and partly inculpatory in the sense that it accepts that it would totally absolve her of any guilt. The lower court sorted out the exculpatory part and acting on the inculpatory part announced her to be guilty of the murder of her husband by poisoning him. But the Supreme Court did not countenance his approach. The court thus accepted the inculpatory part of the statement and rejected the exculpatory part. In doing so, it contravened the well-accepted rule regarding the use of confession and admission that they must either be accepted by a whole or rejected as whole, and that the court is not competent to accept only inculpatory part, which rejecting exculpatory part as inherently incredible reference to his connection जैसे इसमें ये होता है ना कि कोई बात ऐसी आ जाए, जैसे कोई बोले कि उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा जो है वो उर्दू है। अब उसी में कोई व्यक्ति बोल दे कि उत्तर प्रदेश की भाषा उर्दू नहीं है, तो कोई व्यक्ति जोर से कहे तेरी माँ, आ गया ना, तेरी माँ की जबान है उर्दू, मदर टंग जिसको बोलते हो, आ गया ना। अब वहां तक तो मामला लग रहा था कि कुछ कहने वाला है, अभी मार हो जाएगी, है ना। और तेरी माँ की जबान है वो, मदर टंग, मादरी भाषा हमारी, है ना। तो कहने का मतलब ऐसे ऐसे कुछ हालात तो इसी तरह स्टेटमेंट में होता है। अबे यार इतना बोले थे, आधी बात तो हमें बताई नहीं, गड़बड़ हो गया। अब उतने में वो समझ लिया कि मामला तो यही है। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए, फॉर एग्जाम्पल, भंडारा भी लगा रहा होगा ना कल परसों में, खूब खाए होगे आप लोग, है ना। नहीं खाए, खाए अभी शादी का दौर भी चलेगा, तो उसमें भी आखिरी में पान वान खाते हो ना आप लोग, तो आइसक्रीम भी खाते हो। आप दूर पे बैठे हुए हो, अब एक बच्चे से आपने बोला बेटा जाके आइसक्रीम ले, और उसके पहले वो बेटा जो है 2-3 बार लेकर आइसक्रीम खा चुका था। अब जब तीसरी बार गया तो उसको उन्हें मना कर दिया, कहा नहीं देंगे। अब वो आएगा अंकल वो आइसक्रीम नहीं दे रहे हैं, तो उसको गुस्सा लगेगी नहीं लगेगी। तो अब जब दोबारा वो बोला कि दे दो, हमारे लिए ला रहा है वो बच्चा, तो इसमें भी जस्ट लाइक ऐसे होता है कि आप अपने लिए तो खाए नहीं, अभी लेने गए उसने मना कर दिया। बात समझना, यानी कि हम तो अभी एक एक भी नहीं खाया, ये अंकल को ले जाके दे दिए, वो अंकल को ले जाके दे दिए, वो अंकल को, अब 3 बार हम आइसक्रीम ले जाके दे दिए। अब वो जो देने वाला है उसकी नजर में तो हम चढ़ गए ना। अभी हम नहीं खाए लेकिन हम फंस गए ना, हमने कुछ कहा नहीं लेकिन हम फंस गए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो इसी तरह जब जहां पे भी वो बात साफ कर देनी चाहिए। उन्होंने बोला अंकल जी हमने नहीं खाया, हम अंकल को दिए थे। अब मान लो अगर मामला फंसेगा, तीनों अंकल को ले जाके आइसक्रीम वाले के पास खड़ा कर दो कि हाँ हाँ बेटा ले जाके दिया, मुझको भी दे, इनको भी दे, इनको 3 बार दिया ना, अब चौथी बार तुम ले लो। तो इसी तरह स्टेटमेंट होता है। तो कभी भी जैसे बहुत सी भाषाएं संदिग्ध रह जाती हैं, तो उससे लगता है यार यही बंदा है ना। तो इसलिए बात जो बोलना चाहिए स्पष्ट बोलना चाहिए। तो इसीलिए इसमें कहा गया कि या तो आप पूरी तरह स्वीकार कर लो कि हाँ मैंने किया है, आप सिर्फ कहानी बना के मत छोड़ दो। अगर कहानी बना के आप छोड़ दोगे तो लगेगा कि बंदा है। हो सकता है कि क्योंकि भारत है तो कुछ भी हो सकता है, फंस भी सकते हो आप, क्योंकि थोड़ा सा अगर कहते नहीं उंगली पकड़ पाते पुलिस वाले,
लपेट देते पूरा कायदे से। तो इसलिए जब बोल रहे हो तो साफ साफ पूरे बता दो। अगर खून लगा है तो क्यों लगा है पूरी कहानी बताइए आप, या कोई भी क्लू मिल रहा है तो पूरी चीज बताइए आप। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? तो भागना नहीं चाहिए। जैसे मान लो बिना नंबर की आप बाइक लेके जा रहे हो किसी दोस्त की। अब आपको अपने दोस्त के बारे में पता है कि वो चोर है, चोरी की बाइक वाइक खरीदता है, बिना नंबर की प्लेट, बिना नंबर की बाइक आप लेके जा रहे हो। पुलिस वालों ने रोका आपको। अब आपका क्या चाहिए आपको? क्योंकि आपकी तो नहीं है ना, आपको वहां पे रुक जाना चाहिए। आपको बता देना चाहिए साहब भला बत्ती की है। अब अगर आप भागे तो फंसेगा कौन? अब वो तो हो सकता ना फंसे, जो वास्तव में चोर है वो तो हो सकता ना फंसे, लेकिन फंसेगा कौन? आप फंसोगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो हरकत है, आपका जो आचरण था, आपका जो कंडक्ट था, वो क्या था? पुलिस से भागना है तो मतलब कि आप कहीं नहीं। अब भले वो आपको ये पता था कि यार ये मेरा दोस्त चोर है और चोरी की बाइक है, नंबर है नहीं इसमें, मैं भाग जाता हूँ बच जाऊंगा, दोस्त को भी बचा लूंगा, मैं भी बच जाऊंगा। लेकिन अब तुम तो फंस जाओगे, लेकिन दोस्त नहीं बचने पाए, वो फंसने, क्योंकि वो कह देगा साहब हमें क्या पता, ये वही खड़ी थी उठा के ले गए होंगे, हमारा दोस्त भी नहीं, इनकार कर सकता है वो। बचने के लिए तो कोई कुछ भी कर सकता है ना। तो कहने का मतलब कि कन्फेशन में बात इतनी यहां तक आ गई है। अब आगे आइए। अब इसके बाद इंग्लिश लॉ में आते हैं हम लोग। इंग्लिश लॉ में क्या हुआ, यानी पलविंदर कौर और पाकला नारायण देख लिया ना, दोनों में क्या बातें आई? हाँ, तो उसमें भी एक पार्ट को ले लिया, दूसरे पार्ट को छोड़ दिया पलविंदर में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं। हाँ, पूरे कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए। ठीक है। अब या तो आप छोड़ दीजिए या तो आप उसको सजा दे दीजिए। ठीक है। अब आप एक पार्ट लेके कर रहे हो, दूसरे पार्ट पे आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। इंग्लिश लॉ में क्या है कि स्टेटमेंट है कि यहां पे अब देखिए आइए इंग्लिश लॉ में, अंडर इंग्लिश लॉ कन्फेशन नॉट रिजेक्टेड ओनली बिकॉज ऑफ एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट। पूर्ण कथन को जूरी के सामने पेश कर देना चाहिए कि वो जिस अंश का जो मूल्य है उतना ही मूल उसे दे सके। यही नियम संस्कृतियों पर भी लागू होता है। द प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश लॉ इज दैट द होल स्टेटमेंट मस्ट बी लेफ्ट टू द ज्यूरी who may attach different weight to different part of it. The same rule applies in the case of confession. किस केस में कहा था? केस कौन था इसमें? हैरिसन वर्सेस टर्नर। ठीक है। अब ये सिद्धांत कौन सा? पूर्ण निर्णयों को उलटते हुए आर बनाम मैग्रेगर और आर बनाम स्टोरी में प्रोपाउंड किया गया, जिसमें लॉर्ड पार्कर ने इसका बेहतरीन विचार के अनुसार मैग्रेगर में ये कहा कि बेहतर विचार तो ये है कि जैसा शेष प्रकार के साक्ष्य के बारे में किया जाता है, वैसा ही संस्कृति को भी पूर्ण रूप से जूरी को दे देना चाहिए, ताकि वो देख सके कि जो तथ्य कैदी ने अपने बचाव में कहे हैं वो सही है या नहीं। ठीक है। कि this principle was established overruling earlier authorized in R versus McGregor and against in R versus Story. In the McGregor case, Lord Parker को लिख देना कहीं पे भी। एटकिन किस में था? पाकला नारायण स्वामी में भी था ना। जस्टिस कभी कभी जस्टिस को मैच करा देता, किस केस में कौन से जस्टिस थे। ठीक है। द बेटर ओपिनियन, या कभी आप नेट वगैरह दोगे ना तो वहां अमूमन पूछ लेता है। The better opinion seems to be that, as in the case of all other evidence, the whole should be left up the jury to the jury to say whether the fact asserted by the prisoners in his favor are true.
आर बनाम स्टोरी की कहानी पता है? स्टोरी में स्टोरी पढ़िए जरा उसको, है दिया है, क्या दिया है? First was prosecuted along with another हम्म, for possessing a dangerous drug हाँ, which was recovered from her apartment. हम्म, The other man was also in the apartment and her defense was that the whole contraband belonged to him. This was in fact no confession but an explanation that she was not guilty. Even so, the court of appeal held that the statement should go to the jury. The, the fact that the cannabis was on the appellant's bed in her flat was in itself some evidence of possession हम्म। to go to the jury. Her unsound explanation, although it proved it would have made a complete answer to the हाँ, बस charge. इसमें ये देखो, लास्ट में देखना ये है कि बात तू पर क्या कही कि भैया जितना भी मामला है सब जूरी को आप सौंप, ठीक है। फिर जैसे अ, सोना वगैरह जो होता है ना, सोना वगैरह की गणित आप लोगों को नहीं आती होगी, आती है? तोला मासा, पल में कितने रंग बदलती, कौन सा गाना है? हाँ, पल में तोला पल में मासा कितने रंग बदलती है ना। तो ये सोना तौलने में मासा तोला इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। बहुत छोटी छोटी इकाई होती है। हाँ, 10 ग्राम से और छोटी इकाई होती है, 1 ग्राम भी होती है ना, और उससे भी कम होती है। तो कहने का मतलब ये होता है कि आपको सोना बेचना है, तो आपने अपने हिसाब से कहा कि मेरे पास 100 ग्राम सोना है, 40 लाख रुपया तो हो गया। कितना है, कितने में चल रहा सोना? 1 लाख में। तो अब अगर 400 ग्राम है तो कितने, 100 ग्राम है तो कितने का होगा? 10 लाख का होगा करीब, 10-11 लाख का, है ना, 100 ग्राम। तो आप गए सोनार के पास, आप तो ये दिमाग सिर में लगा के गए कि भैया 100 ग्राम है तो 1,10,000 में चल रहा है, तो सीधे सीधे हिसाब से 11 लाख का हो गया। जब सोनार के आप पहुंचे तो उसने पहले ही अटेम्प्ट में बोला कि यार ये तो 16 कैरेट का सोना है, इसमें तो है ही नहीं, कुछ दम ही नहीं है, 16 कैरेट का सोना है, कहाँ से लिए थे? वही वो आपको धराशायी कर दिया। 16 कैरेट है, हाँ, कहीं और दिखा लीजिए जाके। अब वो मार्केट में सब बैठे हैं, सब कहेंगे हाँ 16, 16, 16, 16। कितने में लोगे ये बताओ? बोला साहब 80 मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। तो कहने का मतलब ये है कि अब उसकी वास्तविक कीमत आपको पता चली ना। इसके पहले आपके दिमाग में क्या था? तो स्टेटमेंट जब हो जाते हैं तो ये लगता है यार ये तो फंस गया बंदा। स्टेटमेंट जब कोई देता है तो लगता है ये फंस गया, लेकिन कोर्ट कहता नहीं, इसके इतनी बात कहने से ये फंस नहीं गया, ये तो बच जाएगा भी ना। क्यों? क्योंकि इसका अगला पार्ट जो है वो इससे वजनदार है, और वो जो वजनदार बात है वो ये है कि वो इसमें शामिल हो ही नहीं सकता। बात समझ गए नहीं समझ गए? जैसे उस बंदे ने कहा कि साहब मैं बैठा था, मेरे ऊपर खून की छींटें आ गई, तो अब इतना कि ये वहां पे था तो क्या फंसा दोगे आप? उसने बोल भी दिया कि हाँ साहब मैं वहां पे था। अच्छा बेटा तुम थे वहां पे तो पकड़ में आ गए। जैसे अभी यहाँ चोरी हो जाए और यहाँ पे सिर्फ 2 ही लोग रहे, एक उधर चला जाए और दूसरा चोरी कर दे, मामला पकड़ा जाए तो बोले कि 2 लोग थे, तो दोनों चोर होंगे क्या? अब यहाँ पे स्टेटमेंट से पता चलेगा तो उस वक्त तुम थे कहाँ कहाँ गए थे, क्या संपूर्ण टाइम पे आप साथ में थे? बोला नहीं, थोड़ी देर के लिए मैं लाइब्रेरी गया था। अब बात निकल के आएगी ना कि ये थोड़ी देर के लिए लाइब्रेरी गया, हो सकता है कि ये ना रहा हो। ये बात भी तो अनुमान लगाने की है कि अब नहीं कि साथ में था तो बस फंसा दो। बात समझना, साथ में था तो फंसा दो नहीं। वो अब पूछो उससे कि भाई तुम क्या जितने देर बीते यहाँ पे, क्या साथ साथ थे, कहीं इधर उधर नहीं गए थे? बोला साहब गया था, लाइब्रेरी गया था 10 मिनट के लिए। उसी 10 मिनट में उसने चोरी करके माल को पार लगा दिया। बात समझ में? तो अब एक पार्ट उसका साथ रहना फंसा रहा है, उसका कन्फेशन भी हो रहा है कि साहब मैं तो था जहां पे चोरी हुई।
लेकिन दूसरा पार्टी ये कह रहा है कि साहब मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया था। आर बनाम रिचर्डसन में जब पूछा गया कि ये दिन भर कहाँ था, तो बोला साहब मैं अपने फैक्ट्री में था। कहाँ से पता चला कि फैक्ट्री से आधे घंटे के लिए ये क्या हुआ था? तो अब उसका एक स्टेटमेंट, तो अगर वो दिन भर फैक्ट्री में था तो बचाने वाला है, लेकिन अगर आधे घंटे के लिए गायब हुआ तो वो फंसाने वाला है। बात समझ में आ गई ना? तो यहाँ पे ओवरऑल ये कहता है कि जूरी को आप दे दीजिए, जूरी को वो तौलेगा, जैसे सुनार तौल रहा है कि वैल्यू बता रहा है उसकी, तो वो जो फंसाने वाले हैं उनका भी, यानी इनकल्पेटरी का भी और एक्सकल्पेटरी का भी, दोनों को तौल के अलग अलग कर देगा और कहेगा कि नहीं नहीं ये इसका दोषी नहीं है। जैसे आप लोगों में जब मर्डर होता है तो मर्डर में आप लोग देखते होंगे कि एक में फांसी की सजा हो जाती है और एक में आजीवन कारावास हो जाता है। फिर गांव में चर्चा होती है कि बताओ हत्या उसने भी किया, हत्या उसने भी किया, उसको फांसी हो गई और उसको आजीवन हो गया। तो अब अंतर कहाँ पे आया? अंतर कहाँ पे आया? मान लो एक ही हत्या में दोनों शामिल थे, मान लो एक को फांसी हो जा रही है और एक को आजीवन कारावास हो जा रहा है, तो ये कहाँ से डिफरेंशिएट हुआ? कहाँ से डिफरेंशिएट होता है पता है? मान लो वो व्यक्ति जिसको आजीवन कारावास हुआ है, वो व्यक्ति वहीं तक शामिल था जहां तक की हत्या की गई। उसके बाद जब उस लाश के टुकड़े किए जा रहे थे तो वो बंदा नहीं था, वो तब तक जा चुका था। और उसके बाद इन लोगों ने टुकड़े किए, टुकड़े करने के बाद उसको ले जाके गंगा में बहा दिए। अब यहाँ पे रेयरेस्ट ऑफ रेयर हो गए। तो अब जो लोग उसमें शामिल थे रेयरेस्ट ऑफ रेयर में, उनको तो फांसी होनी है। जो भाग गया करके वो भी तो शामिल था, तो वो भी हत्या के लिए तो होगा। तो उसका, क्योंकि वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर में नहीं शामिल था, हत्या में तो था ना। हाँ हाँ हाँ। तो उसको आजीवन कारावास दे दो उसको। बहुत से फैसले आते हैं जिसमें देखना, एक 10 साल की सजा हो गई, बाकी दो को आजीवन कारावास हो गया, बाकी कुछ को फांसी हो गई। तो सब कैटेगरी ऐसे तो निकलती है। तो ये अब पता चला कि एक स्टेटमेंट बचाने वाला, तो क्या सबको छोड़ दो? नहीं ना। तो ये बात समझ में आ गई ना अल्टीमेटली? अब देखिए, उच्चतम न्यायालय ने भी थोड़ा से ध्यान, क्योंकि हमारा जो झुकाव होता है वो इंग्लिश लॉ की तरफ होता है, तो अब इस बात को, यानी कि जो ग्रेगर वाले में था और उसमें था, निशिकांत झा वाले में इसको स्टेट ऑफ बिहार, निशिकांत झा वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, यानी उच्चतम न्यायालय के विचारों में भी परिवर्तन आने लगा। ये वाला जब केस आप पढ़ोगे निशिकांत झा वाले, इसमें वो वाला जो ट्रेन वाला बताए थे उदाहरण आपको, इसमें है। अब पढ़ो, इस है दिया कि नहीं दिया? यानी इसमें ये था, मैं बता देता हूं आपको, पढ़ समझ लीजिएगा। लेकिन केस ला याद रखना, निशिकांत झा बनाम किससे संबंधित है? कन्फेशन से। ठीक है, अगर सवाल आए तो कन्फेशन से याद रखना, जितने भी केस लॉज है किससे संबंधित है? कन्फेशन से। ठीक है। तो इसमें यह था कि अभियुक्त पर यह आरोप था कि उसने अपने मित्र की उसके साथ में यात्रा करते समय हत्या की। जिस स्टेशन पर हत्या का पता चला उसी के पास एक नदी के पानी में उसे अपने कपड़े धोते हुए देखा गया। वो खबर नजदीक के गांव में पहुंच गई। गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। खून से सने हुए कपड़े, कागज और चाकू उसके पास से बरामद हुए। उन पर जो खून था वो मृतक के खून से मिलता भी था। उसने ये स्वीकार किया कि वो खून सने कपड़े धो रहा था, परंतु दो भिन्न बातें खून के संदर्भ में उसने बताई। ये बात कि उसने ये कहा कि गाड़ी में दो व्यक्तियों में झगड़ा हो गया था, जिनमें से एक ने दूसरे को मार दिया,
और उन्हें बचाने के प्रयास में कुछ खून उसके कपड़ों पर भी लग गया। दूसरी बात में उसने कहा कि एक जानवर चुराने वाले लड़के ने उससे लूटा और उसके ऊपर चाकू से वार कर दिया, चोटें पहुंचाई। तो अब यहाँ पे दो बातें हो गई ना। तो उच्च न्यायालय ने इसमें से क्या स्वीकार करेगा, क्या इनकार करेगा? हम्म हम्म हम्म। तो पलविंदर कौर में क्या था और उसमें क्या था? वो तो फंसा रहे थे, जो उसको फंसा रहे थे उसी के आधार पर दे दिया गया। पाकला नारायण में भी यही हुआ था। तो उसमें ये कहा गया था कि नहीं, ओवरऑल सबको पढ़िए, नहीं एक उस पे आपको नहीं दे सकते हो। तो बात यहाँ पे भी वही थी, बस फर्क ये आया कि दोनों में डिफरेंस क्या हुआ। ये ओवर रूल नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। यानी कि इन्हें निर्णय को पलटने वाला काम नहीं रखा कि पलविंदर कौर के या पाकला नारायण स्वामी के केस को पलट दिया जाए। क्योंकि पलट दिया जाए मतलब वहां पे ये था कि फंसाने वाले के आधार पे फंसा दिया गया, छोड़ने वाले के आधार पे छोड़ दिया जाता। तो कहा गया नहीं ओवरऑल। तो इंग्लिश लॉ में अभी क्या आया? इंग्लिश लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि आप क्या करोगे, जूरी को पूरा सौंप दोगे, फिर उसमें से जूरी अपने हिसाब से करके उसको सजा देगी। तो यही इसमें हुआ था। अब जूरी के पास गया तो जूरी ने देखा कि इसमें बचने वाला जो है स्टेटमेंट कौन सा है, कहानी है उसकी कि वो जानवर लड़ रहा है, दो बातें कह दी उसने। तो अब यहाँ पे कंट्राडिक्शन खुद ही कर दिया उसने। लेकिन जब उस चाकू पे उस बंदे के खून के निशान मिल रहे थे तब तो कुछ बचा ही नहीं ना। वो आपने स्वीकृति भी, कन्फेशन भी कर लिया कि हाँ दो मित्र, एक जगह आप एक्सेप्ट कर रहे हो, दूसरी जगह डिनाई कर रहे हो, दूसरी जगह कहानी बता रहे हो। कंट्रडिक्शन आ गया ना। तो अब जो यहाँ पे फंसाने वाले शब्द है आपके, तो अब उन्हीं के आधार पे आपको सजा हो जाए। फंसाने वाले, अब यहाँ पे ये कहोगे नहीं साहब बचाने वाले भी देखे, तो बचाने वाले में तो आपकी कहानी है, उसमें तो कोई तथ्य नहीं है। तो वही अब वजन की बात आ गई ना। वजन की बात आ गई तो यहाँ पे वजन वाली बात कौन सी है? चाकू मिलना, खून से मैच करना, है ना, और ये स्वीकार करना कि हाँ मेरे साथी की हत्या हुई। तो पलविंदर कौर, हनुमंत और बाल मुकुंद, ये तीन केस में निशिकांत झा बनाम बिहार राज्य वाले में उल्टा नहीं गया, बस डिफरेंस क्रिएट किया गया। ठीक है। और यानी ये कहा गया कि अभियुक्त को निर्दोष साबित करने वाले भाग को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य होने चाहिए। पर्याप्त साक्ष्य। उच्च न्यायालय ने बुद्धिमानी से फंसाने वाले भाग को शेष कथन से अलग किया और अन्य साक्ष्य के साथ उसे जोड़कर इस निर्णय पर सही रूप से आए कि अभियुक्त ही अपराध का दोषी। एक बात आप लोगों ने एविडेंस उसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ी होगी, कहां पे, और एक आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। सेवरेबिलिटी और सेक्शन 23 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जब किसी कॉन्ट्रैक्ट का आधा पार्ट वैध हो और आधा पार्ट नहीं, आधा पार्ट लीगल हो और आधा इनवैलिड हो या वाइड हो, और वो अगर अलग नहीं किए जा सकते तो पूरा पार्ट ही वाइड कर देंगे। लेकिन अगर किया जा सकता है तो
बाकी को छोड़ देते हैं। यही बात तो है ना, बात समझ में आ गई ना। तो वही चीज यहाँ पे अल्टीमेटली घूम घुमा के बात वही कि अगर फंसाने वाले स्टेटमेंट ऐसे हैं और कहीं से साबित हो रहे हैं, और जो छुड़ाने वाले भाग है वो कहीं से साबित नहीं हो रहे हैं या मनगढ़ंत लग रहा है, कहानी लग रही है, जस्ट इसीलिए तो लिया जाता है ना, उसी क्रम में है कि नहीं है। जैसे कहा कि जानवरों को चराने वाला ये हुआ, वो कब हुआ था भाई, जानवर कहाँ थे, जानवर कुछ बताओगे, किसके जानवर थे, कहानी कुछ बनाई है तो कुछ ना कुछ तो प्रूफ होगा ना। ठीक है, तुमने जानवर को छुड़ाने में चाकू मारा एक दूसरे को, तो जिसको मारा वो कहाँ है, उसका मेडिकल वेडिकल हुआ होगा, उसने एफआईआर करवाई होगी आपके नाम, कुछ तो होगा। नहीं है कुछ, जब नहीं है तो नहीं है। तो अब ये तो पक्का है कि चाकू तुम्हारे हाथ में, खून तुम्हारे कपड़े पे, खून उस व्यक्ति का जिस व्यक्ति की हत्या हुई, तो दोषी तो आप ही हो बेटा, आप नहीं बच सकते। तो अब ये कहना कि नहीं बचाने वाले के आधार पर इसको बचाया भी जा सकता, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो कहानी, हाँ, तो रिलायबिलिटी जो है उसकी, जो वैल्यू है उसके एविडेंस का, ठीक, बात समझ में आ गई। तो वहां पे ये कहा गया, तो पक्ष दोनों आप देखिए, अगर छोड़ने वाले पक्ष से वो छूट सकता है तो उसको छोड़ भी सकते हैं, पलविंदर कौर में, उसमें पाकला नारायण में, दोनों में, है ना। लेकिन यहाँ कहा कि नहीं, आप पहले सेपरेट करिए उसको, अगर अलग करके देख रहे हो तो सेपरेट करके उसको देखो, अगर फंस रहा है तो उसको फंसा दीजिए, सजा दे दीजिए। कब? जब बचाने वाले का कोई सॉलिड प्रूफ ना, तब। ये दोनों में बेसिक अंतर है, ठीक है। अब बात समझ में आ गई। फिर लास्ट केस था केशवराम बनाम स्टेट का। अभियुक्त ने माना कि उसने मृतक को एक तेज धार वाले हथियार से मारा था, परंतु यह कि उसने ऐसा आत्म प्रतिरक्षा में किया था। अब बताओ, यानी यहां तक और उस अपने खेती के मजदूरों को बचाने के लिए, क्योंकि मृतक जब वे खेती में काम कर रहे थे तो उन पर प्रहार करने जा रहा था। ये इतनी बात से आपको क्या लग रहा है, इतनी बात से वो उसने क्यों मारा? क्योंकि वो प्रतिरक्षा में, तो यहां से तो लग रहा है कि इसको बचना चाहिए, साबित हो रहा है ना। लेकिन अगर वो ये साबित कर देती अगली पार्टी कि नहीं साहब, राइट टू प्राइवेट डिफेंस इसको नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मृतक पर उस समय हमला किया गया था जब वो अपनी खेती पर कार्य कर रहा था, तो आपको राइट, अपनी खेती पे काम कर रहा था तो आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस कैसे मिलेगा भाई? जब आपके खेत में कोई काट रहा हो फसल, तब आप मार रहे हो, तो भाई एक राइट टू प्राइवेट डिफेंस आपको मिल सकता है। लेकिन जब कोई बंदा अपने ही खेती पे काम कर रहा हो और उसको आप जाके मार दे रहे हो, कह रहे हो ये तो मेरा राइट टू प्राइवेट डिफेंस, मेरे खेत में काट रहा था, तो वहां पे तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्योंकि अब यहाँ पे आत्म प्रतिरक्षा के पार्ट को हम अलग करेंगे, ठीक। फिर संस्कृति वाले, क्योंकि मार, इसने कहा कि मैं तेज धार वाले हथियार से मैंने मारा हूं, तो दो बातें हो गई ना। एक कन्फेशन हो गया कि तेज धार वाले हथियार से हमने मारा है, ये तो कन्फेशन हो गया, हमने मारा है, बात क्लियर है। अब दूसरे में कह रहा है कि नहीं हमने आत्मरक्षा में मारा है, तो ये क्या कर रहा है, अपने बचाव में कह रहा है। तो अब क्या आत्मरक्षा को मान के छोड़ देना चाहिए? अब देखना चाहिए ना कि आत्मरक्षा था कि नहीं था इसको। अगर था तो बनी सी बात है कि छूट जाओगे आप, लेकिन अगर साबित हो गया कि नहीं आत्मरक्षा आपको नहीं था, तब तो आपने कन्फेशन कर लिया ना, तब आपको हम्म, हम्म, उसकी कोई स्टेटमेंट दिया हम्म, कि ट्रेन में फाइट हुई हम्म, सर, अगर फाइट का अगर आप कोई कोऑपरेटिव एविडेंस ला दिए हम्म। तो ज्यादा वेटेज जाएगा उसका। दो लोगों में नहीं, फाइट सही हुई थी और वो बचा रहा था। हम्म, चाकू तो उसके पास। चाकू, ब्लड का सैंपल, कपड़े का सैंपल उसके खून से मिल रहा था, और क्या, बोलो।
अगर ब्लड का सैंपल उसी व्यक्ति से मिल रहा है जिस व्यक्ति को ट्रेन पे मारा गया था, उसकी लाश कहीं पे मिली, उससे मतलब नहीं, ठीक है। और जिस स्टेशन पे वो उतरा था उस स्टेशन पे वो पकड़ा गया, स्टेशन पे पकड़ा गया उसी के आसपास के तालाब में। तो अब पता चला कि दिल्ली में लाश पहुंच गई, अलीगढ़ में बंदा धुल धल रहा था कि यहाँ से मैं मुक्ति पा जाऊंगा, बच जाऊंगा, कोई नहीं, गांव वालों ने देख लिया, पकड़ लिया। अब रिपोर्ट आई कि हाँ साहब ये ट्रेन से फला टाइम पे, पुलिस वालों ने खोज कर लिया। अब ये चाकू पे जो खून था किसका था भाई? फ्रेंड्स का था। मिलता है, मैच कर रहा है। उसी समय ट्रेन वहां रुकती है जिस समय वो धोता हुआ पाया गया। उस कुछ परिस्थितियां बता रही है ना। ये लाश वहां पे कब पहुंची? वहां पे सुबह 7:30 बजे प्रयागराज पहुंचती है, 7:30 बजे इसकी डेड बॉडी ट्रेन में पाई गई। इसका मतलब कि 3:30 बजे वो अलीगढ़ में रही होगी ट्रेन, या 4 बजे, जो भी रहा हो। 5 बजे वो धुलता हुआ पाया गया। कनेक्ट हो गया ना पूरे, ट्रांजेक्शन भी रजिस्टर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? एक ही सब सीक्वेंस होता चला जा रहा है। सर्कमस्टेंशियल कैसे होगा? ये डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है। सारी परिस्थितियां एक दूसरे से मिलती चली जा रही है ना। अब परिस्थितियां बस ये होता कि 1 महीने 2 महीने हो गया था, पता ही नहीं चला। बाद में पता चला, अब वो व्यक्ति तो निकल गया ना, धुल धल के निकल गया, पकड़ ही नहीं गया। लेकिन एक व्यक्ति की हत्या हुई थी फला तारीख में। अब वो जो कपड़े थे, जो चाकू थे, वो 2-3 महीने बाद बरामद हुए। अब सर्च कर रहे हैं यहाँ पे कौन बंदा आया होगा। तो गांव वालों को सर्च किया गया कि गांव में इस तरह का कोई बंदा इस साइज का कोई पहनता तो नहीं है कपड़ा, मान लो किसी के साइज मिल गया तो। चाकू फिर हुआ, तमाम तरह की फिर इन्वेस्टिगेशन होती है। जिसपे शक होता है, अब सब पे थोड़ी ना पूरे गांव को कर लेंगे, इस नेचर का कौन बंदा है। कभी ट्रेन पे लूट तो नहीं हुई थी आसपास में, तो तमाम तरह की चीजें फिर वो सर्कमस्टेंशियल परिस्थितियों पर निर्भर हो जाती। ठीक है, जैसे आप जा रही हो, यहाँ पे चिल्लाने की आवाज सुनी, घटना घट गई। जब वापस आप घूम के आए 2-3 बजे तक, भीड़ देखी आपने, तो क्या हुआ? क्या हुआ? बोले कि हत्या हो गई। तो अब बात करते थे तो आपको लगा 9 बजे के आसपास हुई है। तो आपने कहा हाँ 9 बजे जब मैं जा रही थी तो यहाँ शोरगुल हो रहा था, कोई व्यक्ति चिल्ला रहा था। तो एक, अब आपकी जो आपका जो साक्ष्य होगा कैसा होगा? डायरेक्ट रही है, सर्कमस्टेंशियल होगा, क्योंकि आपने अपने उससे सुना, परिस्थितियां आप गुजर रही थी ना। तो हियर से तो सुनी सुनाई इन्होंने नहीं, सुनी सुनाई नहीं, खुद सुना इन्होंने। हाँ खुद सुना, हियर से नहीं, ये तो परिस्थितियों वाला हो गया कि आप गुजर रहे थे, है ना, परिस्थितियों बस गुजर रहे थे, कभी इधर नहीं आना हुआ, आज आ गए। तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ, बाई चांस। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले बताओ। अब ये इसको यहीं तक रखो। अब फॉर्म ऑफ कन्फेशन, अब टाइम भी हो गया, कल देखेंगे। और ये याद करके कल आना। अब इसके बाद इसमें सेक्शन 22 जब हम लोग चलेंगे कल, तो अब यही जो कन्फेशन है, अभी तक जो आराम से आप ले रहे थे ना, इसको लेने में और इसको देने में अगर किसी तरह का कोई इंड्यूस थ्रेट, है ना, या कोएर्सन यूज किया जाता है, तो उसका प्रभाव क्या होता है, तो कल हम लोग इसको फॉर्म ऑफ कन्फेशन के माध्यम से पढ़ेंगे। जो चीजें ना समझ में आई हो पूछ लेना। मेरी यहाँ पे अल्टीमेटली पहले देखें, शायरा इदरीसी, अबरार अली, नावेद नदीम। ये वीवो कौन है, सैमसंग कौन है? लोकेश पटेल जी, सर आकाश दीपांजलि। शुभम। बड़ी लापरवाही कर रहे हैं सर। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं आई मिस्टर नावेद नईम?
वो मैसेज कर दीजिएगा, और कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है। मीडियम आपका क्या है वो भी लिख के हमको भेज दीजिएगा। क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं, 10 ही पार्टिसिपेंट है इसमें और बाकी सब गायब है। पुराने वाले तो सब सो रहे हैं, ऐसा लगता है उनका सब हो गया है। पुराने वाले सब सो रहे हैं, ऐसा लगता है उनका सब हो गया है। हाँ, यही कह रहे हैं ना, कंपटीशन यही होता है। नहीं, जब तक फाइनल रिजल्ट ना आ जाए उसी रिदम में लगे रहना चाहिए जिस रिदम में आप लगे। अगर आपने बीच में सोचा रहे हमारा तो हो चुका, तैयार हो चुका, अब क्या करना है, आप पीछे हो गए। जैसे दौड़ में होता है, आप डेली 10 किलोमीटर दौड़ते हो, आप 10 किलोमीटर डेली दौड़ते हो, अब सोचे कि एसआई की दौड़ है, दौड़ लेंगे, 10 किलोमीटर तो रोज ही दौड़ रहे हैं ना, दौड़ लेंगे। 2-4 दिन आपने लापरवाही कर दिया, अब तो हो गया 10 किलोमीटर दौड़ ही लेना। जिस दिन दौड़ने गए उस दिन पता चला कि 10 कदम दूर रह गए। हुआ है बहुत से लोगों के साथ, इसलिए बोल रहा हूँ। तो कंपटीशन में पूरे फुली फोर्स के साथ लास्ट तक लगे रहना है, अंत तक, ठीक है। दोबारा ज्वाइन करिएगा आप लोग, ये लीव करके मैं दोबारा ज्वाइन करिएगा।